मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके गुरुजी अड्डा पर मैं शैलेश हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। आज उसी के क्रम में हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को समझेंगे। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो हमारे आर्टिकल 61 अनुच्छेद जो 61 है उसमें इसका डिटेल से वर्णन किया गया। आज पूरे महाभियोग प्रक्रिया को हम समझेंगे एक वीडियो में कि महाभियोग कैसे लगाया जाता है, कैसे आता है, क्या क्या तरीके होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात किया जाए कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो वर्णन किया गया है वो हमारे अनुच्छेद 61 में हमारे संविधान के किया गया है। तो आइए देखते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया है क्या। सबसे पहले देखते हैं कि महाभियोग की जो शक्ति है वो संसद के पास है। भारत में संसद ही सर्वोच्च है और संसद के पास ही ये शक्ति है महाभियोग की। अब आइए देखते हैं ये कब लगाया जाता है। लगता तो राष्ट्रपति पर है, लेकिन ये कब लगाया जाता है? तो ये कब लगाया जाता है? जब संविधान का अतिक्रमण होने पर, अर्थात जब संसद को लगे कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संवैधानिक गतिविधियों से कार्य का संचालन नहीं हो रहा है, संविधान का अतिक्रमण किया जा रहा है, तब राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। आइए देखते हैं इसके प्रस्ताव को। तो बात करें अगर प्रस्ताव की, इसका जो प्रस्ताव है, ये जो प्रस्ताव है ये संसद के किसी भी सदन में, संसद में दो सदन है आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो दोनों में से किसी एक सदन में उसको लाया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट नोट करने की बात है कि जब भी किसी भी सदन में लाया जाएगा, चाहे वो लोकसभा में लाया जाएगा, चाहे वह राज्यसभा में लाया जाएगा, उससे पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को अनुमति देनी पड़ेगी। कि जैसे मान लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके खिलाफ किसी को महाभियोग लगाना है या लाना है किसी भी सदन में, तो इनको 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय आपके ऊपर हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया करने वाली है। सूचना उनको पत्र के माध्यम से देनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं, नोटिस जो जारी करता है वो संसद करती है। संसद नोटिस जारी करती है। और नोटिस जारी कैसे की जाती है? तो जो संसद के जिस सदन में लाया जाएगा, मान लीजिए हम मानते हैं कि ये लोकसभा में लोअर हाउस में इसको लाया जाएगा। लोअर हाउस में जब लाया जाएगा तो उसके कुल सदस्य के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर लोकसभा से पारित हो रहा है तो उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। राज्यसभा के द्वारा लाया जा रहा है तो उसके कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। जिस सदन में आरोप लगाया जाएगा वहां उस सदस्य संख्या अर्थात 2/3 को ही हम लोग विशेष बहुमत से पारित कर अगले सदन में भेजा जाएगा। मान लीजिए तो नोटिस की बात हो गई, नोटिस आ गई, लेकिन अब जब ये महाभियोग का प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो जिस भी सदन में यह आरोप लाया जाएगा कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का अतिक्रमण किया है, तो वह आरोप जो होगा वहाँ उस सदस्य संख्या के 2/3 इसी को विशेष बहुमत से पारित कर उसको अगले सदन में भेजा जाएगा। मतलब अगर लोकसभा में लाया गया है तो 2/3 विशेष बहुमत से पारित कर उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में लाया गया है उसे 2/3 विशेष बहुमत से राज्यसभा से पास कर लोकसभा में भेजा जाएगा। आगे क्या होगा? जिस दूसरे सदन में क्या होगा? अगर दूसरे सदन को लगता है यह आरोप सही है, जो लगाया गया आरोप है ये सही है, तो वह भी 2/3 बहुमत जिसे विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को अपने पद से हटना पड़ता है। तो और इस प्रकार यह प्रक्रिया क्या मानी जाती है? पूर्ण मानी जाती है। आइए देखते हैं कि जो महाभियोग प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया में शामिल होने वाले सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में जो सदस्य शामिल होते हैं उनकी अलग बात है, लेकिन जो महाभियोग प्रक्रिया है इसमें सदस्यों की संख्या थोड़ा हट के है दूसरे तरीके से। आइए समझते हैं। संसद के दोनों सदन अर्थात चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं और इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित प्लस जो राष्ट्रपति मनोनीत सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं रहते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भी उपस्थित होते हैं।
ये लोग क्या रहेंगे, ये मतलब इनका होना अनिवार्य है, इनका होना कह सकते हैं अनिवार्य है, इनका होना अनिवार्य है। और आगे बात करते हैं राज्य विधानसभाओं, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी, जो आपकी पुदुचेरी है, इसके निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, लेकिन जब ये महाभियोग की प्रक्रिया की बात की जाएगी तो वहाँ ये शामिल नहीं होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। ये महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति महोदय की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राष्ट्रपति महोदय को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा कैसे हटाया जाता है। ये पूरा पार्ट है राष्ट्रपति महोदय को जो है कैसे हटाया जाता है। कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग, महाभियोग की प्रक्रिया हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति किन किन व्यक्तियों की नियुक्ति करता है। तो सबसे पहले बात किया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री, संघ के अन्य मंत्री, जो इसकी कैबिनेट होती है उसके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। वो सब प्रधानमंत्री और उसके संघ के सलाह पर करते हैं। मुख्य व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी यही करते हैं। राज्य के राज्यपाल व उपराज्यपाल एवं प्रशासक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। एक चीज जानते हैं कि सबकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से किसी की नियुक्ति नहीं कर सकते, भले वो प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति कर रहे हैं, लेकिन सबकी सलाह किसकी, जब प्रधानमंत्री की जो सलाह होती है उसी के आधार पर इन सदस्यों की वो नियुक्ति करेंगे। आगे देखते हैं राष्ट्रपति पद जब रिक्त हो जाता है उस स्थिति में क्या क्या कंडीशन है जब रिक्त होता है। जब कार्यकाल पूर्ण हो जाएगा, या तो त्यागपत्र दे दें, या मृत्यु या महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाने पर राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त हो जाता है। तो पद रिक्त होने पर उनके कार्यों को कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, इसी को देखना है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का कार्यभार देखेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश वो भी नहीं है तो जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का ही जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति के कार्यों को करेगा। उस समय जिस समय ये जो आपने पढ़ा, ये जब राष्ट्रपति के कार्यों को करेंगे तो उनके वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार और पावर वो राष्ट्रपति की तरह ही रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर हमको बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। जो भी दिक्कत हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।